नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेठी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। और आज मैं आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैरिज के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में ट्राइबल सोसाइटी के बारे में स्पेशली कंटेंट के बारे में बताया जाता है। तो इसी के कंटिन्यूशन में इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि युवा समाज की एक अनिवार्य संस्था है और सभी समाजों में युवा के बहुत से अलग अलग स्वरूप पाए जाते हैं। इस प्रकार आदिम जो समाज है, विभिन्न प्रकार की जो जनजातियाँ, उसमें भी मैरिज के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स प्रकार पाए जाते हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि युवा संस्था क्या है, इसका अर्थ परिभाषा क्या है और इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है। ये सारी बातें हमें जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक मैरिज। हम देखते हैं कि मानव के अतिरिक्त जितने भी जो प्राणी हैं उनमें भी यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन उनमें इसका केवल दैहिक आधार होता है और वे शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही यौन संबंध स्थापित करते हैं। मानव में यौन इच्छाओं की पूर्ति का जो आधार होता है अंशतः दैहिक, अंशतः सामाजिक और अंशतः सांस्कृतिक होता है। यौन इच्छाओं की पूर्ति युवा संस्था को जन्म देती है। युवा परिवार और नातेदारी का आधार है। परिवार के बाहर भी हम देखते हैं कि यौन संतुष्टि संभव है, लेकिन ये समाज द्वारा मान्य नहीं है और ऐसे अवैध संबंधों को समाज अनुचित मानता है। कभी कभी कुछ समाजों में परिवार के बाहर यौन संबंधों को संस्थागत रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु वह भी एक निश्चित सीमा तक ही होता है। यौन इच्छाओं की तृप्ति स्वस्थ जीवन और सामान्य रूप से जीवित रहने के लिए भी आवश्यक होता है और कभी कभी यौन असंतुष्टि मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति के लिए हानिकारक भी होती है। इसलिए यौन इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार की जाए, ये समाज और संस्कृति द्वारा निश्चित होता है। और विवाह का उद्देश्य सदैव ही यौन संतुष्टि नहीं होता, बल्कि कभी कभी तो विवाह केवल सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सेमा नागाओं में एक पुत्र अपनी सग्गी माँ को छोड़कर पिता की अन्य विधवा स्त्रियों से विवाह करता है और इसके पीछे यौन संतुष्टि की भावना नहीं होकर सांस्कृतिक मूल्य होता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ जनजातियों में आर्थिक जीवन विषम लिंगियों के बीच सहयोग और श्रम विभाजन पर आधारित होता है। इस आर्थिक जीवन को बनाने के लिए स्थायी सामाजिक बंधन अर्थात विवाह में बंधना होता है। तो और कई बार हम देखते हैं कि वैध रूप से विवाह के द्वारा भी संस्कृति के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है, उसकी आवश्यकता ने इस संस्था को स्थायित्व प्रदान किया है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण विवाह का समाज में अस्तित्व है। विवाह की संस्था समाज में प्रचलित होती है और इसमें कई कानूनी, धार्मिक और सामाजिक स्वीकृति का समावेश भी होता है, जो विषम लिंगियों को यौन क्रियाएं करने और उनसे संबंधित जो सामाजिक और आर्थिक दायित्वों को निभाने के लिए अधिकार प्रदान करता है। इसलिए विवाह केवल वैयक्तिक संतुष्टि का साधन मात्र नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि है जिसमें समाज की संरचना को सुदृढ़ता प्रदान प्राप्त होती है। और इसी बारे में मजूमदार और जो मदान है, उनके शब्दों में विवाह से वैयक्तिक स्तर पर शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक संतान प्राप्ति संतोष प्राप्त होता है। तो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व निर्वाह में योग मिलता है। तो हम देखते हैं कि विवाह के जो समाज में प्रचलन है और इसका जो प्रारंभ है वो बहुत सारे कारणों से हुआ है। इसके कारण आज भी लगभग सभी समाजों में विवाह की संस्था प्रचलित होती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैरिज यानी विवाह की परिभाषा के बारे में। इसके बारे में लूसी मैल लिखते हैं, विवाह की परिभाषा यह है कि स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। इस प्रकार रिवर्स लिखते हैं, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है।
वेस्टरमार्क ने विवाह बंधन में स्त्री पुरुष की संख्या को भी व्यक्त किया। विवाह में केवल आवश्यक नहीं है कि एक पुरुष और एक स्त्री हो, बल्कि कई बार एक पुरुष कई स्त्रियां व एक स्त्री व कई पुरुष या कई पुरुष और अनेक स्त्रियों से सामूहिक रूप से संबंधित हो सकते हैं। इनके संबंधों को प्रथा या कानून द्वारा स्वीकार भी किया जाता है और इनसे उत्पन्न संतानें भी भेद होती है। अब हम अगर बात करें कि विवाह के उद्देश्य पर अगर विचार करें तो हम देखते हैं कि विवाह परिवार की आधारशिला है और परिवार से ही बच्चों का सामाजिकरण और पालन पोषण होता है। समाज की निरंतरता और विवाह और परिवार से ही संभव है और विवाह नातेदारी का भी आधार है। विवाह के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक उद्देश्य भी होता है। आदिवासियों में आर्थिक हितों की रक्षा और भरण पोषण के लिए भी विवाह आवश्यक होता है। मानसिक संतोष और रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी विवाह जरूरी होता है और धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए भी विवाह जरूरी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विवाह समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता है और इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि विवाह ही वह साधन है जो विषम लिंगों के बीच इनके बीच में यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करता है और इसका मुख्य कार्य होता है विषम लिंगियों को सापेक्ष रूप से स्थायी संबंधों में बांधना, संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण और सामाजिकरण करना। तो अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर समझ चुके हैं कि विवाह क्या होता है। विवाह दो विषम लिंगियों के बीच में यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति होती है और ये परिवार को स्थापित करने की एक प्रथा है, एक परंपरा है जो समाज और प्रथा और कानून द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ मैरिज, विवाह की उत्पत्ति के बारे में। विवाह की उत्पत्ति और इतिहास परिवार से अलग नहीं है। इसके बारे में हम देखते हैं कि विवाह परिवार का विकास अलग अलग नहीं होकर साथ साथ ही हुआ है और ये दोनों संस्कृति के समवैश्यक हैं क्योंकि बिना परिवार के मानव जाति और संस्कृति को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता और बिना विवाह के परिवार की रचना संभव नहीं हो सकती है। इसलिए विवाह और परिवार मानव के साथ प्रारंभ से ही रहे हैं। विवाह की उत्पत्ति को प्रकट करने वाले सिद्धांत हैं जैसे कि जो परिवार की उत्पत्ति पे प्रकाश डालते हैं, जैसे कि मॉर्गन का यौन साम्यवाद का सिद्धांत, मॉर्गन और बेकोफैन का उद्दीपका से सिद्धांत, वेस्टरमार्क का एक विवाह का सिद्धांत और ब्रीफाल्ट का मार्ता सिद्धांत। ये सभी विवाह की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोहिबिशन रिगार्डिंग मैरिज, मतलब विवाह से संबंधित कौन कौन से निषेध है उसके बारे में हम बहुत ही संक्षिप्त में हम बात करने जा रहे हैं। मतलब कौन कौन से वो संबंधी है जिनके बीच में विवाह संबंध स्थापित नहीं हो सकते हैं, उनके संबंध में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त निषेध किया है। उसमें पहला निकटाभिगमन निषेध या अगम्य गमन इंस्टेड टेबू। इसमें होता है कि कुछ ऐसे संबंधी होते हैं जिनके बीच में यौन संबंध यानी कि विवाह स्थापित नहीं हो सकता है। ऐसे निषेध को निगमन निषेध कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सभी समाजों के अंदर भाई बहन के बीच में और माता और पुत्र के बीच में और इस प्रकार बहुत सारे ऐसे संबंध होते हैं जिनके बीच में समाज द्वारा इनके बीच में वैवाहिक संबंध के लिए निषेध होता है। हम देखते हैं कि माता पिता संतान और भाई बहनों में यौन संबंध सभी समाजों में निषिद्ध माने गए हैं और यदि इन प्राथमिक संबंध में यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति होती तो परिवार विवाह नातेदारी से संबंधित अनेक विस्तृत जो व्यवस्थाएं अनावश्यक हो जाती हैं। इसलिए हालांकि हम देखते हैं प्राचीन काल में मिस्र, फ्रांस, पेरू, हवाई द्वीप कुछ जातियों में ये प्रथा प्रचलित थी और किंतु ये राज परिवारों तक ही सीमित थी। इन लोगों का विचार था कि इस प्रकार की विवाह से रक्त की शुद्धता बनी रहती है और परिवार के बाहर विवाह करने में सही रक्त अशुद्ध हो जाएगा। तो ये कुछ अपवाद हैं जिनको छोड़ दिया जाए तो सभी समाजों में निकटाभिगमन निषेध पाया जाता है और इन संबंधों को स्थापित करना एक तरह से सामाजिक रूप से अपराध माना जाता है, यौन संबंधी पाप भी माना जाता है। हम देखते रेडक्लिफ ब्राउन लिखते हैं कि सही शब्दों में कहें तो निकटाभिगमन
जो यौन संबंधी पाप या अपराध है जो परिवार के निकट संबंधियों जैसे पिता पुत्री, माँ पुत्र, भाई बहन के बीच में यौन संबंधों का कारण पनपता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहिर्विवाह एक्सोगमी, इसमें है कि निकटा विगमन को रोकने के लिए बहिर्विवाह का जन्म हुआ। कुछ लोगों की मान्यता के समझ बहिर्विवाह नियम अगम्य निषेधों का ही विस्तार है। बहिर्विवाह एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है उससे बाहर विवाह करे, उसे हम बहिर्विवाह कहते हैं। यानी कि जिस समूह में वो निवास करता है उस समूह में वो विवाह नहीं कर सकता, उसके बाहर दूसरे समूह या अन्य समूह में वो विवाह संबंध स्थापित करता है। इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग जनजातियों में अलग अलग इसके बारे में अलग धारणाएं प्रचलित है। अधिकांश में परिवार, गोत्र, टोटम समूह, गांव, भातृदल आदि से बाहर विवाह करने की प्रथा पाई जाती है। आज भी हम देखते हैं कि सभ्य समाजों में, नगरीय समाजों में भी इसी प्रकार एक निश्चित दायरा होता है, उसके बाहर विवाह करना आवश्यक होता है। और नेक्स्ट है अंतर्विवाह एंडोगामी। ये बहिर्विवाह का विपरीत प्रकार का नियम होता है जिसके आधार पर व्यक्ति को अपनी समूह विवाह करना होता है। अंतर्विवाह समूह के रूप में कोई भी वंश, गोत्र या युग्म संगठन या उपजाति, जनजाति या कोई भी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हो सकते हैं। इसमें रिवर्स लिखते हैं कि अंतर्विवाह से अभिप्राय यह है कि उस विनिमय का जिसमें उस अपने समूह में से वह साथी चुनना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है अधिमानी विवाह प्रिफरेंशियल मैरिज। इसमें आदिम जनजाति में विवाह की अनेक प्रणालियाँ प्रचलित रही है। विवाह से दो व्यक्तियों के बीच में ही संबंध स्थापित नहीं होता, वरन दो परिवार जुड़ते हैं और दोनों परिवार एक दूसरे के प्रति अनेक अवसरों पर अधिकार और दायित्व का निर्वाह करते हैं। और इसमें कुछ जो कहाँ पे उसको मैरिज करनी है इसकी प्रेफरेंस होती है, उसके आधार पे ही उनको विवाह करना होता है। और उसके आधार पर यदि नहीं किया जाता है तो सामाजिक रूप से उसको आलोचना का शिकार होना पड़ता है। लूसी में लिखते हैं, यदि वांछनीय होते कोई भी व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से विवाह करे तो उसे अधिमानी विवाह कहते हैं। उसके लिए समाज द्वारा पहले ही से एक प्रायोरिटी निश्चित कर दी जाती है जिससे स्वीकार करना आवश्यक होता है। जैसे कि इसमें बहुत सारे हैं, जैसे सैलिंग सहोदर विवाह, इसमें किस किस में विवाह कर सकते हैं। इसमें चचेरे मौसेरे भाई बहनों को विवाह भी कहते हैं। इस विवाह में एक ही लिंग के सहोदरों की संतानों में विवाह होता है। इसी प्रकार विलिंग सहोदर विवाह, इसमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह भी कहते हैं। ऐसे विवाह विलिंग सहोदरों की संतानों में होते हैं। इस प्रकार देवर विवाह लेविरेट, कुछ जनजातियों में ये प्रथा है कि एक स्त्री विधवा होने पर अपने पति के भाई से विवाह करती है, इसे देवर विवाह कहते हैं। और इसी प्रकार शाली विवाह होता है। इसमें एक विवाह में एक पुरुष अपनी पत्नी की बहन या बहनों से विवाह करता है और इसमें ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त भी होती है। तो इस प्रकार बहुत सारे विवाह के प्रकार समाज में आदिम जनजातियों में प्रचलित होते हैं। और कुछ अन्य प्रकार के विवाह भी होते हैं, जैसे एक विवाह बहुपति प्रथा। और बहुपति विवाह के अंदर हम देखते हैं कि एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है और कुछ जनजातियों में ये प्रचलित होता है, उस मान्यता प्राप्त होता है। पर बहुपत्नी विवाह होता है जिसमें एक व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता है। और हालांकि बहुपत्नी विवाह के बहुत सारे कारण होते हैं। पुत्र प्राप्ति की लालसा होती है, आर्थिक कारण होते हैं, पत्नियां सामाजिक प्रतिष्ठा की भी सूचक होती है और कई जगह समाजों में स्त्री पुरुष के अनुपातों में अंतर होता है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण बहुपत्नी विवाह प्रचलित होता है। कुछ समाज ऐसे भी जिसमें ग्रुप मैरिज यानी कि समूह विवाह प्रचलित होते हैं, हालांकि ये बहुत कम नहीं के बराबर है। तो ये मैंने आपको विवाह क्या होता है और विवाह कि समाज में इसका अस्तित्व क्यों है इसके बारे में बताने का प्रयास किया। साथ में विवाह के बहुत सारे जो निषेध हैं उसके बारे में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।